सभी दोस्तों का YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज पर स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमावत। आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के कुछ प्रकार पढ़ लिए थे। पंक्ति मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स और वर्ग मैट्रिक्स। और वर्ग मैट्रिक्स में हमने देखा था कि ट्रेस क्या होता है, उससे संबंधित कुछ रिजल्ट भी देखे थे। आज नेक्स्ट जो टाइप है मैट्रिक्स की वो है विकर्ण मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हम जितने भी अब मैट्रिक्स की जो परिभाषाएं देखेंगे, जितने भी मैट्रिक्स के टाइप देखेंगे, वो सभी लगभग वर्ग मैट्रिक्स के ही है। तो हम हर बार वर्ग मैट्रिक्स की ही बात करने वाले हैं। वर्ग मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स ए है अपने पास, AIJ, ठीक है। इसका क्रम यदि मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ तो आप इसको NYN की माने, NYN की माने। यदि यहाँ पे क्रम नहीं लिख रहे तो ये N क्रॉस N की है। वर्ग मैट्रिक्स ए विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है यदि मुख्य विकर्ण के अलावा मैट्रिक्स के शेष सभी अवयव शून्य हो। देखो, मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण की बात की जाए तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन में सी लैंग्वेज को इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। 3×3 की एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये एक मैंने मैट्रिक्स लिखी है यहाँ पे, ठीक है। अब मुख्य विकर्ण तो ये वाला ही तो है। आप यहाँ पे देखोगे I और J की वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी I और J की वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी I और J की वैल्यू सेम है। अब मुख्य विकर्ण के अलावा कौन कौन से अवयव बचे? ये वाला अवयव, यही तो बच रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे I और J कभी भी बराबर नहीं आ सकता। तो हम देखो इस मैट्रिक्स को विकर्ण मैट्रिक्स कब बताएंगे? यदि AIJ इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। कब आएगा? इफ़ फॉर ईच I नॉट इक्वल टू J हो। यदि I और J की वैल्यू क्या आए? बराबर नहीं आए, तब AIJ की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो ये कंडीशन कौन सी मैट्रिक्स के लिए बनेगी? विकर्ण मैट्रिक्स के लिए बनेगी। इसके बाद में दूसरी मैट्रिक्स का जो टाइप रहेगा अपना, वो रहेगा स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे आपने ऊपर अभी देखा है, विकर्ण मैट्रिक्स की बात की है। देखो एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं विकर्ण मैट्रिक्स का पुनः। जैसे कोई भी आप 3×3 की लो या 2×2 की लो, मैं 3×3 की ले रहा हूँ। ये अवयव में 0 नहीं रखूँगा, मुख्य विकर्ण के अवयव। बाकी सभी अवयव हम क्या कर देंगे? इसमें 0 कर देंगे। तो ये विकर्ण मैट्रिक्स बन रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मुख्य विकर्ण के अवयव 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सभी अवयव 0 होने चाहिए। तो ये विकर्ण मैट्रिक्स बन गई। अब हम बात कर रहे हैं अदिश मैट्रिक्स की। तो एक ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो? समान हो। ये वाले जो मुख्य विकर्ण के जो अवयव है ये क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, समान रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस परिभाषा को इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि किसी विकर्ण मैट्रिक्स के सभी अवयव
समान हो तो उसे अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो गणितीय रूप में इसी बात को कैसे लिखेंगे। ये अपने पास एक वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है ये A इक्वल टू AIJ। हम इसको बनाना चाहते हैं अदिश मैट्रिक्स। तो अदिश मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी, इसी मैट्रिक्स को अदिश बनाएंगे तो अदिश मैट्रिक्स कैसे बनेगी, इसके लिए शर्त होगी इफ़ एंड ओनली इफ, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ वर्ग मैट्रिक्स A अदिश मैट्रिक्स होगी यदि और केवल यदि AIJ इक्वल टू कैसे रहेंगे इसमें, I नॉट इक्वल टू J हो। इफ़ I नॉट इक्वल टू J हो तो AIJ की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, 0 रहेगी कि नहीं रहेगी। इसमें यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ये बराबर हो गया ना इसके 0। और यदि I बराबर J हो इस केस में K रहेगी। K कोई भी स्केलर हो सकता है, निश्चित संख्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अदिश मैट्रिक्स का हम एग्जाम्पल दें, अदिश मैट्रिक्स का दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं A, ठीक है। यहाँ पे I और J बराबर रहेंगे, A 1 1 आने वाला है तो यहाँ पे K का मान कुछ भी दे देता हूँ, मैं 2 दे देता हूँ तो हर बार 2 ही रहेगा। यहाँ पे A 1 2 बनेगा, A 1 2 बनेगा तो I और J बराबर नहीं रहेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर फिर से A 2 2 आएगा, A 2 2 का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो 3/3 के, तो ये वाले ही तो बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे सभी जगह K यानी कि K की वैल्यू मैंने 2 फिक्स कर ली तो यहाँ पे 2 2 आता रहेगा। इस प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, सेम आ रही है, समान अवयव आ रहे हैं। विकर्ण के अवयव क्या आ रहे हैं दोस्तों, समान आ रहे हैं। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्केलर मैट्रिक्स हो गई। इसके लिए ये दिखा रखा है यहाँ पे, ये मैथमेटिकल रूप है इसका, अदिश मैट्रिक्स का, ठीक है। इसी प्रकार से 2/2 की भी आप बना सकते हो मैट्रिक्स A में, इस प्रकार से भी ले सकता हूँ 4 0 0 4। ये भी क्या अपनी एक स्केलर मैट्रिक्स है, अदिश मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप B मैट्रिक्स और बना सकते हो अपनी मर्ज़ी से, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ये लो, काफ़ी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में बात करेंगे इकाई मैट्रिक्स की, यूनिट मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। सेम यही बात है जो अभी स्केलर मैट्रिक्स के बारे में आपने पढ़ा है, ऊपर हमने चर्चा की थी। एक ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव समान होते हैं वो अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। यदि अदिश मैट्रिक्स के सभी अवयव 1 1 हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 1 हो तो वो क्या बन जाती है, यूनिट मैट्रिक्स बन जाती है। तो दरअसल इस बात को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो तथा शेष अन्य अवयव 0 हो, इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। दोस्तों एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं अदिश मैट्रिक्स की। अब आपने देखा था अदिश मैट्रिक्स थी ये 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2।
अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इकाई मैट्रिक्स कब बने, इसके ये सभी अवयव, ये वाले अवयव क्या हो जाए, एक एक हो जाए। यानी कि इसको ऐसे लिख दिया जाए b बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये एक मैट्रिक्स बन रही है अपने पास। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, इकाई मैट्रिक्स होगी। 3×3 की इकाई मैट्रिक्स होगी ना। अब आपको ये एक बात और याद रखनी है, इकाई मैट्रिक्स का जो नोटेशन है, संकेत है, वो आई होता है, आई के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स अपने 3×3 की है तो हम इसको क्या लिखेंगे, I3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, I3 लिखेंगे। यदि मैट्रिक्स 2×2 की है, जैसे I2 कब कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1 ऐसे। I4 की बात आ जाए, I4 आ रहा है तो आप समझ जाना कि ये 4 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। इस प्रकार से I4 का मतलब हुआ 4 क्रम की इकाई मैट्रिक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा इकाई मैट्रिक्स का जो गणितीय रूप है वो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्ग मैट्रिक्स A = Aij इकाई मैट्रिक्स होगी यदि और केवल यदि Aij बराबर 1 कब आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो A11 A22 A33 A44 है, यानी कि I बराबर j होगा तो 1 आएगा। और 0 कब आएगा, जब I बराबर j नहीं होगा तो 0 आएगा। तो ये क्या बन गई दोस्तों, इकाई मैट्रिक्स की परिभाषा बन गई। एग्जाम में इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न ऑप्शनों में से कौन सी इकाई मैट्रिक्स की कंडीशन है। तो आपको ऐसे, जैसे पिछले परिभाषा में भी मैंने आपको बताया, अदिश मैट्रिक्स की परिभाषा में भी ऐसा लिख के बताया था, विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा में भी ऐसा लिख के बताया है। तो आप समझ जाना कौन सी मैट्रिक्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इकाई मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आती है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार, ये 2 टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, ऊपरी त्रिभुजाकार और दूसरी होती है निम्न त्रिभुजाकार। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होती है। ये भी हम हमेशा वर्ग मैट्रिक्स से रहेगी दोस्तों। जितनी भी हम परिभाषाएं देख रहे हैं, वर्ग मैट्रिक्स के बाद वाली जितनी भी जो परिभाषा आ रही है वो सभी वर्ग मैट्रिक्स पे आधारित है। तो त्रिभुजाकार जो मैट्रिक्स होती है वो भी वर्ग मैट्रिक्स ही होती है, परंतु इसका कंडीशन क्या है, यदि वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण, यदि वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव शून्य हो तो वह मैट्रिक्स ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। दोस्तों इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे डिटेल से। गणितीय फॉर्म बड़ी आसान है इसकी, मैथमेटिकल रूप लिखना बहुत आसान है। कोई मैट्रिक्स में ए लिख रहा हूँ, एक बार वर्ग मैट्रिक्स है 3×3 की A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33।
परिभाषा को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। यदि वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण, तो मुख्य विकर्ण तो ये हुआ, ये वाला हो गया। मुख्य विकर्ण से नीचे के अवयव क्या होने चाहिए? 0 आने चाहिए, यानी कि ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। यहाँ पे आप अपनी नज़र डालोगे, यहाँ पे अपनी नज़र डालोगे तो आप देखोगे दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, यानी कि i का मान ज़्यादा है किससे? j से। यहाँ पर देखोगे तीसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो यहाँ पर भी i ग्रेटर देन है j से, यहाँ पर भी i ग्रेटर देन है j से। तो देखो ऊपरी त्रिभुजाकार की परिभाषा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्ग मैट्रिक्स A इक्वल टू aij ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होगी यदि और केवल यदि aij इक्वल टू 0। मैं इनको 0 बताना चाहता हूँ, इसको और इसको, तो यहाँ पे फॉर ईच i ग्रेटर देन j, फॉर ईच i ग्रेटर देन j। यदि i की वैल्यू बड़ी है किससे? j से, उस स्थिति में aij का मान सदैव क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बन जाएगी। सेम इसी प्रकार से रहेगा निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अभी आपको एग्जाम्पल और देंगे। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में जस्ट उल्टा होगा, aij इक्वल टू 0 होगा इफ़ i लेस देन हो किससे? j से। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की परिभाषा कैसे बनेगी? ऊपर वाले अवयव क्या रहेंगे? उसमें 0 रहेंगे। ऊपर वाले अवयव 0 रहेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे 1 2 आ रहा है, i की वैल्यू छोटी आ रही है j से। जो पहले आ रहा है वो i है, जो बाद में आ रहा है वो j है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया i लेस देन j। तो aij इक्वल टू 0 इफ़ i ग्रेटर देन j ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, और यहाँ पे लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनेगी यदि i लेस देन j हो और aij इक्वल टू 0 हो उस केस में। देखो दोनों मैट्रिक्सों के एग्जाम्पल हम अगले पृष्ठ में ले रहे हैं दोस्तों। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। ए मैट्रिक्स है, ऊपरी त्रिभुजाकार बनाऊंगा तो नीचे के अवयव मेरे को क्या करने पड़ेंगे? 0 करने पड़ेंगे, 2 3 और ये 4। ये तो मुख्य विकर्ण दे दिया। अब मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव अपने को क्या करने पड़ेंगे? 0 करने पड़ेंगे। ऊपर वाले आप कुछ भी लिख दो। तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बन गई। ठीक है दोस्तों, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स इधर लिख देते हैं। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स में बना रहा हूँ। इसमें क्या होगा? मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव क्या होंगे? 0 होंगे, 2 3 4 ऐसे लिख दिया मैंने। कुछ भी लिख सकते हो आप। ऊपर वाले अवयव 0 हो गए, नीचे वाले अवयव 0 नहीं होंगे इसमें। ये लो, तो ये निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बन गई। तो ये त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो गई। अब इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे मैट्रिक्सों के योग और व्यवकलन की। अब हम मैट्रिक्सों का योग और व्यवकलन पढ़ेंगे। दो मैट्रिक्सों को कब जोड़ा जाता है, दो मैट्रिक्सों को कब घटाया जाता है। दोस्तों अपने पास दो मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू aij m क्रॉस n की है, और दूसरी मैट्रिक्स बी है bij m क्रॉस n की है। दो मैट्रिक्स हैं
उनका योग और व्यवकलन तभी किया जा सकता है जब उनका क्रम क्या हो, समान हो। ये बात विशेष याद रखने की है। दो मैट्रिक्स को जोड़ा और घटाया तभी जा सकता है जब उनका क्रम क्या हो, समान हो। देखो जोड़ करते हैं तो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी ए प्लस बी मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का क्रम वही रहता है जो पहले मैट्रिक्स का क्रम था। तो यहाँ पे संगत अवयव संगत में जुड़ जाता है, ए आई जे प्लस बी आई जे हो जाएगा और इसका क्रम क्या रहेगा, एम क्रॉस एन ही रहेगा। दो मैट्रिक्सों को जोड़ने पर उनका क्रम नहीं बदलता है। इसी प्रकार से यदि मैट्रिक्सों को घटाते हैं तो हम तभी घटा पाएंगे जब दोनों मैट्रिक्सों का क्रम क्या हो, समान हो। और सेम है, जैसे एडिशन किया आपने वैसे सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, घटा सकते हो। ए आई जे माइनस बी आई जे, संगत अवयव संगत में से घट जाएगा। अभी कुछ एग्जाम्पल लेके हम आपको बताएंगे, इसका क्रम भी वही रहने वाला है। तो देखो दोस्तों, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इनको समझेंगे। 3 2 माइनस 1 4, ये कोई एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, 2 क्रम की है, 2 इंटू 2 क्रम की है। एक मैट्रिक्स बी ले रहा हूँ, -1 4 -5 -8, ऐसे ले लिया। अब इनका एडिशन करना है तो देखो सबसे पहले हम क्रम देखेंगे, क्रम बराबर है तो ही हम जोड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं जोड़ पाएंगे। ए प्लस बी, पहली मैट्रिक्स ए है 3 2 -1 और 4, फिर प्लस दूसरी मैट्रिक्स है अपने पास -1 4 -5 -8। संगत अवयव में जुड़ेगा। ये A11 है पहली मैट्रिक्स का, ये दूसरी मैट्रिक्स का B11 है, तो 1 1 वाला 1 1 वाले में जुड़ेगा। 3 और -1 क्या होगा दोस्तों, 2 2 और 4 कितने हो गए, 6। ये वाला इसमें जुड़ेगा, माइनस के 6, 4 और माइनस का 8 तो माइनस का 4। देखो ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई, उसका भी क्रम कितना है, यानी कि दो मैट्रिक्स होगा, जोड़ भी एक मैट्रिक्स ही होती है। इसी प्रकार से इनको घटाना हो तो घटाने की बात करें, इन्हीं मैट्रिक्सों को घटाने की बात करें तो कैसे घटाएंगे, a माइनस बी, ठीक है। पहले मैट्रिक्स 3 2 -1 4 है, फिर माइनस दूसरी मैट्रिक्स ये वाली है -1 4 -5 -8 है। अब 3 में से माइनस का 1 गया तो ये वाला माइनस मिलके क्या बन जाएगा दोस्तों, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 2 में से 4 गया, देखो 2 -4 तो माइनस का 2 बचा, -1 फिर -5 तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +5 में से 1 जाएगा तो 4 बचा, 4 फिर -8 कर रहे हो तो -8 करोगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12। इस प्रकार से ये 2 इंटू 2 क्रम की एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ये मैट्रिक्सों का योग हो गया। अब मैट्रिक्सों का योग कौन कौन से नियमों का पालन करता है वो चीज़ देखेंगे अपन। मैट्रिक्स योग के गुणधर्म, मैट्रिक्स योग के गुणधर्म। देखो अपने पास ये वो 3 मैट्रिक्स है, ए बी और सी, 3 मैट्रिक्स है समान क्रम की 3 मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, ए बी सी कोई 3 मैट्रिक्स है समान क्रम की, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। आप सभी जानते हो ये क्रम विनिमय नियम होता है, क्रम विनिमय नियम। मैट्रिक्स को कैसे भी जोड़ो मान वही आता है। मैट्रिक्स योग साहचर्य नियम का भी पालन करते, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये कौन सा नियम है, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का भी पालन करता है।
अब देखो मैट्रिक्स में ये जीरो की तरह आपको दिख रहा है, ए प्लस जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स है, ये जीरो नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैट्रिक्स संख्या के अंदर संख्या ही जुड़ सकती है, मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स ही जुड़ेगी, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का ही भाग लगेगा, संख्याओं का नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो आप समझना कि मैट्रिक्स में ये वाली मैट्रिक्स जुड़ रही है और ये कौन सी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स में यदि हम जीरो मैट्रिक्स जोड़ते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ पे जीरो क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स है वो क्या बन गई, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, तत्समक अवयव बन गया। क्या बन गया, तत्समक अवयव में। तो योज्य तत्समक, योग का तत्समक नियम हो गया। इसी प्रकार से चौथा नियम होता है योज्य प्रतिलोम का। मैट्रिक्स ए में यदि माइनस ए मैट्रिक्स जोड़े, इसके प्रत्येक अवयव को हम किससे गुणा कर दें, माइनस से गुणा कर दें, और फिर एडिशन करेंगे तो अपने को जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगी। कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगी। चाहे आप इसको ए को इधर लिखो, माइनस ए को, और इस प्लस ए को इधर लिख दो। ये योज्य प्रतिलोम नियम है, योज्य प्रतिलोम नियम। ठीक है, इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट रूल है जो केवल योग में लगता है, गुणन में नहीं लगता। ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, और इसी प्रकार से बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए। ये कैंसलेशन लॉ है, निरसन का नियम है। इसका मतलब देखो आप, ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है, तो यहाँ पे ए तो दोनों तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी बराबर सी। ए से कटा और यहाँ पे क्या बचेगा, बी बराबर सी। ये निरसन नियम है, निरसन नियम है। दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब मैट्रिक्स गुणन का जो वीडियो है वो अलग से बनाएंगे, और अब अपनी जो मेन पारी है वो मैट्रिक्स गुणन से स्टार्ट होगी। अधिकतर जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूले वगैरह जो बनते हैं एडजॉइंट के, कोफैक्टर के, ठीक है, वो सभी गुणन पर आधारित होते हैं। तो अगले वीडियो में हम गुणन करना सीखेंगे, दो मैट्रिक्सों को गुणा कैसे करते हैं वो डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, और कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को लिंक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।